Hi guys, welcome to my Nava Schooling. So today we are going to discuss about a brief history of English literature. But in this video and in this lecture, we will discuss about the first phase and the earliest phase of English literature, that is Anglo-Saxon and the Old English period. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री का जो पहला फेज़ है, जो एंग्लो सैक्सन इसको हम कहते हैं या हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, इसको हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय वाई स्कूलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू आस्क प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल in order to get my latest and new videos that will be beneficial for all of those students who want to get good grade in their exam। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग इस्तेफादा हो सके, मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, तो इसको आगे शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और कोई भी ऐसी थेरी है या कोई भी ऐसा लिंग्विस्टिक के रिलेटेड या लिटरेचर के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि वो उसको बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाह किया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए या आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आगाज़ होता है, जो इसका पहला फेज़ है एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसका जो आगाज़ होता है वो 670 को होता है। ठीक है, 670 में AD, मतलब इसमें 670 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसका जो एंड होता है वो 1700 में होता है। ठीक है, मतलब 670 से लेके 1700 तक। ठीक है, तो इसका जो एंड होता है। तो अब हम आते हैं एंग्लो सैक्सन की तरफ। एंग्लो सैक्सन, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंग्लो सैक्सन जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम इसको हम जो है इसको करेंगे, मेंशन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं एंग्लो सैक्सन इंट्रोडक्शन। तो कहा जाता है कि इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लिश लिटरेचर की जो अर्लीस्ट फॉर्म है, जो अर्लीस्ट फेज़ है, वो एंग्लो सैक्सन है। ठीक है, इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्टेड होती है, इट स्टार्टेड विद एंजल्स एंड सेक्शंस। ठीक है, ये स्टार्ट होती है किससे, एंजल्स और सेक्शन से, जो कि टू एंसेस्टर ट्राइब्स ऑफ द इंग्लिश रेस, जो कि इंग्लिश नस्ल के जो इंग्लिश नस्ल थी उसके जो अबाऊ अजदाद के जो कबाइल थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, एक तो सेक्शन थे, दूसरे एंजल थे। ठीक है, इंग्लिश वाज द कॉमन नेम एंड टंग ऑफ दिस ट्राइब। ठीक है, अब ये जो दो एंसेस्टर ट्राइब थे इंग्लिश रेस के, ठीक है, तो इनकी जो कॉमन टंग थी वो भी इंग्लिश थी, उनके जो कॉमन नाम होते थे वो भी इंग्लिश के ही होते थे। ठीक है, तो दे बिलोंग टू द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क एंड द लैंड दे ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड इंग्लैंड। अब ये लोगों का जो बिलोंग करते थे, जिस जगह से या जिस जगह से ये लोग आए थे, वो था स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, ये डेनमार्क और स्वीडन से ये लोग आए थे। ठीक है, और उसकी जो साहली पट्टियाँ थी वहाँ से ये लोग क्या करके आए थे, माइग्रेशन करके आए थे, हिजरत करके आए थे। ठीक है, और जिस जगह पर ये लोग कब्ज़ा किया करते थे, जिस जगह पर ये लोग आबाद होते थे, उसका नाम ये लोग रख देते थे इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद दे वर फियरलेस एडवेंचरस एंड ब्रेव। अब इन लोगों की जो आदत थी, जो इनके जो खसूसियात थी वो ये थी, एक तो ये लोग फियरलेस हुआ करते थे, मतलब बिल्कुल भी बेखौफ। ठीक है, किसी किस्म का इन लोगों को खौफ नहीं हुआ करता था, किस किस्म के वो ये लोग जो है किसी चीज़ से डरते नहीं थे। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग थे ये एडवेंचरस थे, मतलब कि ये लोग जो थे मुहिम जो थे। ठीक है, नई नई चीज़ों को की तरफ जाना, नई नई चीज़ों को देखना, उनको सर्च करना। ठीक है, नई नई जगहों को ढूंढना। ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब ये था कि ये लोग एडवेंचर। उसके बाद ये ब्रेव थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों का, बड़े बड़े आफतों का या किसी भी ऐसी कोई चीज़ जो उनको नुकसान पहुँचाए उसका ये लोग मतलब दीदा दिली का सब सामना किया करते थे, ये नहीं भाग जाया करते। ठीक है, तो इसके जो तीन इनकी खसूसियात थी वो ये थी कि एक तो ये फियरलेस थे, एडवेंचरस थे, और तीसरी थी कि वो लोग ब्रेव थे। ठीक है, कहते हैं लाइक अदर ट्राइब्स दे सॉन्ग एट देयर फीट्स अबाउट देयर बैटल्स गॉड्स एंड हीरोज। कहते हैं कि दूसरी जो नेशन थी या दूसरे जो ट्राइब थे उनकी तरह ये लोग भी जो है ना अपने जो कुर्तब हैं उन्होंने जाके ये लोग गाने गाया करते थे, किससे रिलेटेड, अपनी जो बैटल थी, मतलब अपनी जो जंगें थी वो लोग लड़ा करते थे, उनके बारे में ये लोग जो है ना सिंगिंग किया करते थे। उसके बाद इनके जो गॉड्स थे, इनके जो खुदा थे, उनके बारे में ये लोग सिंगिंग किया। उसके बाद ये जो इनके जो हीरोज़ हुआ करते थे उनको याद करने के लिए ये अपने जो फेयर थे, जो अपने जो कुर्तब थे या अपने ऐसे आप कह सकते हैं फेयर थे। ठीक है, यानी कि ऐसी गैदरिंग थी, ऐसी कॉन्फ्रेंस जब हुआ करते थे तो वहाँ पे ये लोग सिंगिंग जो वो किया करते अपने गॉड्स को याद करने के लिए, अपने हीरोज़ को याद करने के लिए, अपने बैटल्स को जो जो उनकी फतुहात थी। ठीक है, उनको मनाने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ देयर पोइट्री इज़ लास्ट। इनकी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो खो चुकी है।
ठीक है, लेकिन चंद एक ऐसी हैं कि जो अभी तक बची हुई हैं। ज़्यादातर जो इनकी पोइट्री है वो लास्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि जो इनकी जो मेजर इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें पोएम की, इनकी पोइट्री की, इस लिटरेचर के पहले फेज़ में, वो ब्यूवुल्फ आती है। ठीक है, और कहता है ब्यूवुल्फ वाज द फेमस पोएम ऑफ दिस पीरियड। अब इस पीरियड की जो सबसे फेमस, मशहूर, ठीक है, पॉपुलर जो है, जो रिनोड है, वो पोएम जो है वो है ब्यूवुल्फ। ठीक है, कौन सी है? ब्यूवुल्फ। ये आप लोगों ने, ये जो मेन पॉइंट्स है ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, कहते हैं लेटर दे एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट रिलीजियस हिम। ठीक है, पहले इन लोगों के अंदर जो राइटिंग थी ना, उसमें जो रिलीजियस फैक्टर था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया, उसको कबूल किया, उसको अडॉप्ट किया, तो इन लोगों ने जो रिलीजियस फैक्टर जो थे, ठीक है, रिलीजियस थीम जो थे, उसके बारे में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बेतहाशा लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इनका तकरीबन जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वही रिलीजियस थीम हुआ करता था। ठीक है, इसलिए अपनी क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करने के बाद। ठीक है, उसके बाद द एंजल एंड सेक्शंस कंबाइंड इन देमसेल्व्स अपोजिंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, सवेजरी एंड सेंटिमेंट, रफ लिविंग एंड डीप फीलिंग, स्प्लेंडेड करेज एंड डीप मेलैंकोली। ठीक है, तो अब ये लोग जो थे, जो एंजल और सेक्शन थे, ये आपस में क्या हो गए थे? ये कंबाइन हो गए हुए थे। ठीक है, अपने जो मुखालफ जो उनकी मतलब जो अपने मुखालफिन को, अपनी जो अपोजिशन हुआ करती थी, उनको खिलाफ लड़ने के लिए, फॉर आप ये कह सकते, जो जो रूमन्स थे, ठीक है, वो इन लोगों पे अटैक किया करते थे, क्योंकि ये तब तक, अभी तक उनका जो रूमन का ये प्रोविंस था। ठीक है, उन लोगों ने पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, इन लोगों पे जुल्म किया। प्रेस पीपल थे ये लोग, प्रेस थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को, अपने ट्रेड्स को, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप में कंबाइन कर लिया, अपने मिलाव लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग थे, दे फॉलोड 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये बहुत ही अहम जो है ना इसका पॉइंट है, इसका करैक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, दे फॉलोड 5 ग्रेट प्रिंसिपल के 5 ऐसे प्रिंसिपल थे जिनको ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, कि उनकी जो पर्सनल फ्रीडम थी, उसके साथ इनका जो लव था, जो लगाव था, वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम था, ये इनका पहला प्रिंसिपल था। ठीक है, जिनको ये लोग फॉलो किए, मतलब इनके जो 5 फेमस प्रिंसिपल थे जिनको ये लोग फॉलो किया करते थे, उसका जो पहला फ्रीडम का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम। उसके बाद जो दूसरा था वो था रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। ठीक है, जो नेचर होती है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी आंधी का या किसी तूफान का वो सामना करते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना। ठीक है, उसके बाद रिलीजन। ठीक है, मतलब रिलीजन को भी ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। ठीक है, जैसे नेचर को ये लोग अप्रिशिएट किया करते थे, मतलब आप ये कह सकते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप निकली हो, तो उसके बाद आप जब आती है, आंधी आती है या बारिश आती है, ठीक है, तो लोग उसको क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मतलब मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि बहुत अच्छा प्यारा मौसम है। ठीक है, इस तरह जो रिलीजन का जो फैक्टर था, रिलीजन का जो प्रिंसिपल था, वो भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा आम हो गया था आफ्टर एम्ब्रेसिंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उसके बाद लव फॉर वुमेनहुड। ठीक है, वुमेनहुड के लिए इनका जो लव था वो भी इनका एक प्रिंसिपल था। ठीक है, जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। और इनका जो लास्ट था स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, अपनी शान और शौकत के लिए क्या करना? स्ट्रगल करना, तगोदोद करना, जद्दोजहद करना। ठीक है, तो ये इनके जो 5 प्रिंसिपल थे जिनको ये लोग फॉलो किया करते थे। ठीक है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन सा? पहला था लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, सेकंड था रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, और थर्ड था रिलीजन, और फोर्थ था लव फॉर वुमेनहुड, और जो फिफ्थ था वो था स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ठीक है, अब इनके जो रिलीजियस जो पोएट थे उनमें एक था सिनवल्फ। ठीक है, और एक और इनका जो फेमस जो पोएट था ना, जो रिलीजियस था, वो एक था कैडमैन। ठीक है, कैडमैन और सिनवल्फ, ये दोनों इनके जो फेमस जो थे इनके रिलीजियस पोएट थे। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि हाउ दे लिव, कि ये लोग जो थे वो रहते कहते थे, कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो पहले तो ये आप लोगों ने जानना है कि ये जो एंग्लो सैक्सन है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि एंग्लो सैक्सन जो कहाँ से आए थे, ये डेनमार्क और स्वीडन से ये लोग आए थे, उसकी साली पट्टियों से। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और भी कहा जाता है कि जो रूमी थे, इन्होंने ब्रिटेन को 430 AD में क्या किया? इसको इन्वेड किया। ठीक है, ब्रिटेन को इन्होंने जब इन्वेड किया, और फिर 400 साल के बाद इन लोगों ने सदर्न या साउथ ब्रिटेन जो था वहाँ पर आपने जो रोमन वर्ल्ड का जो
उनकी जो एक रीन थी उसमें इसको क्या कर लिया, उसमें इसको ऐड कर लिया, मतलब कि जो सदर्न ब्रिटेन था उसको अपनी रोमन वर्ल्ड में इसका हिस्सा बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि रूमियों का जो आखिरी सिपाही था वो 410 एनो डोमनी में जो है ना ब्रिटेन में ही बचा। ठीक है, और फिर नए लोगों को इन लोगों ने क्या किया कि नए लोगों को शिप में भर भर कर जो नॉर्थ सी था उसके पार लाया गया, जिसको कि ये लोग एंग्लो सैक्सन, जिसको लोगों की ये जो हिस्टोरियन है उसको एंग्लो सैक्सन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक जो है एक पर्सपेक्टिव जो है ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो नए लोग जो आए थे वो सारे के सारे जो है नॉर्थ जर्मनी से लाए गए थे या डेनमार्क से लाए गए थे या नॉर्थ हालैंड, नदर्न हालैंड जो था वहाँ से इसको लाया गया था। तो ये सारे के सारे जो लोग थे जो एंग्लो सैक्सन थे, ये इन तीनों का मतलब जर्मनी का, डेनमार्क का और हालैंड का ये लोग क्या थे, ये मिक्सचर थे। ठीक है, तो यहाँ से बार बार के लोगों को लाया जाता था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हाउ दे लिव, कि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। ठीक है, तो कहते हैं अपने लैंड्स में ज़्यादातर ये लोग जो हैं एंग्लो सैक्सन जो लोग थे वो ज़्यादातर किसान थे। ठीक है, और ये लोग गाँव में फैमिली ग्रुप्स की शक्ल में रहा करते थे। ठीक है, ये लोग शहरों में नहीं रहते थे। बड़े बड़े दरियाओं समुद्र के करीब तरीन रहने की वजह से एंग्लो सैक्सन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सेलर भी थे, और ये लोग ओर्स और सेल्स के साथ बकरी की कश्तियाँ या बकरी की नहीं, लकड़ी की जो कश्तियाँ होती थी उनको तामीर करते थे, जिस पर फिर ये लोग क्या करते थे, तजारत करने के लिए दूर दूर मतलब कि समुद्र का सफ़र करके या तो वो मछलियाँ पकड़ते थे या दूसरी तजारत वगैरह किया करते थे, या अपना सामान की जो क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप किसको कह सकते हैं, अपना जो सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो किया करते थे। फिर ये सफ़र करके नई नई जगहों को जो है वो तलाश किया करते थे। ठीक है, को वहाँ पर जाकर वे फिर ये लोग सेटल हो जाया करते थे। ठीक है, अब हम आते हैं, कहते हैं कि जब एंग्लो सैक्सन की ब्रिटेन में आमद हुई तो इन लोगों में से बहुत ज़्यादा जो थे ना वो रोमन टोन्स को क्लियर कर दिया था। ठीक है, कि मतलब जब एंग्लो सैक्सन की ब्रिटेन में जब आमद हुई तो इन लोगों में से ज़्यादातर ने जो रोमन टोन्स थे जो बचे हुए थे उनको क्या कर दिया, उनको तबाह कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने रोमन टोन्स की दीवारों के अंदर अपने लकड़ी के जो घर थे वो तमीर कर लिए थे, और दूसरों ने जंगलों को साफ़ कर दिया ताकि वो गाँव बना सके और नए जो खेत थे उनको बना सकें। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया कि जंगलों में रहना शुरू कर दिया, जंगल साफ़ कर दिए, दरख्त काट दिए ताकि वो अपनी जो काश्त के लिए जो ज़मीन है उसको बना सकें। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने जो रूमन्स के जो टोन थे उनकी जो दीवारें बची हुई थी, ठीक है, उन्हीं के अंदर ही अपने जो घर थे वो बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनके जो एंग्लो सैक्सन के जो होम थे, इनका जो घर था, ठीक है, इनको उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। ठीक है, कहते हैं कि एक एंग्लो सैक्सन फैमिली में हर एक को बेबी से लेके ओल्ड पीपल तक, मतलब कि जब एक बच्चा होता था उसको उसके बुढ़ापे तक जो है एक घर जो है उसको साथ शेयर किया जाता था, उसको दिया जाता था। इनके घर जो हैं वो बेसिकली लकड़ी के बने होते थे और छाते इनके जो थे वो थ्रैश थे। ठीक है, और हर फैमिली हाउस के पास एक रूम होता था, एक चूल्हा पकाने के लिए होता था, जलाने के लिए और रोशनी के लिए हुआ करता, मतलब एक ही चूल्हा हुआ करता था उनके पास। ठीक है, उसके बाद जो थे हम आते हैं इनकी जो क्लॉथिंग है वो कैसी थी। ठीक है, कहते हैं कि जो लोग जो हैं जो इनके जो लोग थे एंग्लो सैक्सन के, ठीक है, वो या तो वुडन क्लॉथ या एनिमल स्किन से बने हुए कपड़े जो थे वो पहना करते थे। ठीक है, मर्द जो थे वो टाइट ट्राउज़र या लेगिंग्स पहनते थे जिनके गर्द कपड़े या आप कह सकते हैं कि लेदर की कुछ पट्टियाँ लटकी की होती थी। ठीक है, और जो लड़कियां थी, जो उनकी औरतें थी, ठीक है, जो वुमेन थी वो लॉन्ग ड्रेस पहना करती थी। इनके कपड़ों का स्टाइल जो होता था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि रीजन टू रीजन जो था वो चेंज होता रहता था। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जो उनकी कम्युनिटी है, ठीक है, अगर मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी कम्युनिटीज़ हैं या उनके कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो उनका रीजन टू रीजन जो था ना उनका जो लिबास था वो औरतों का वो चेंज होता रहता था। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनका जो वर्किंग लाइफ थी वो कैसी थी। कहते हैं बच्चे औरतें और जो मर्द थे वो फार्म में क्या करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। मर्द दरख्तों को काट दिया करते थे ताकि वो लोग जो है हल चला सकें। ठीक है, दरख्तों को मतलब जंगल को साफ़ करके वो जो जगह काश्त के लिए जगह बनाया करते थे। ठीक है, ताकि वो हल चला के जो अपने खाने पीने का जो सामान है, जो अपनी सब्जियाँ हैं, जो फसलें हैं वो उगा सकें। ठीक है, और फसलों को काश्त कर सकें। बच्चे जो थे वो कुत्तों के साथ मवेशियों और भेड़ों को चुराया करते थे। ठीक है, बच्चे जो थे वो क्या करते थे, मवेशियों को ले जाया करते थे, भेड़ों को ले जाया करते थे, मतलब किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए, उनको चुराने के लिए। और कुछ लोगों को बड़ी ख़ास महारतें थी।
ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी रखे हुए थे जिनको कुछ खास उन्होंने स्किल्स या कुछ महारतें थी वो उन लोगों ने सिखाई हुई थी। ठीक है, फ़ायदा भैया कहते हैं कि लोहे के औजार जो थे, ठीक है, एक लोहार जो था वो लोहे के औजार बनाता था, ठीक है, चाकू और तलवारें बनाया करता था अपने उसके लिए, जंगों के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने दिफा कर सकें। ठीक है, उसके बाद वुड वर्कर जो होता था वो लकड़ी के जो बोल्स हैं वो बनाता था, फर्नीचर बनाता था। ठीक है, उसके बाद कार्ट्स और व्हील्स बनाया करते थे। ठीक है, जैसे आपको टांगे वगैरह होते थे पुराने ज़मानों में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, ये भी उन लोगों ने पोर्टर जो थे वो मिट्टी के या मिट्टी से जो पोल्ट्री है वो बनाया करते थे। उस तरह जो शू मेकर हैं वो लेदर के शूज़ बनाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह उन लोगों ने भी ये अपने जो ऑक्यूपेशन थे वो उन लोगों ने डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, अगर बढ़ई का काम है तो उसने बढ़ई का काम ही करना है। ठीक है, अगर लोहार है तो उसने लोहार का काम ही करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम जो थे उनमें बिटे हुए थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं उनकी गर्ल्स की तरफ। ठीक है, कि एंग्लो सैक्सन की जो गर्ल्स थी, ठीक है, वो कैसे कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन के बच्चों बच्चियों लड़कों लड़कियों को एक जैसी ही अहमियत दिया करते थे। ये नहीं था कि आप लड़कों को ज़्यादा अहमियत वो लोग दिया करते थे या लड़कियों को कम दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चाहे बच्चा है या बच्ची है, लड़की है या लड़का है, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो उनकी सिग्निफिकेंस थी, वो दोनों की तकरीबन बराबर थी। कहते हैं लेकिन जो लड़कियाँ थी वो घरों में बड़ा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जो है कलीदी किरदार अदा किया करती थी। ये घरों में हाउस कीपिंग स्किल्स थी वो सीखा करती थी, जैसा कि अब ये कैसे हैं वीविंग क्लॉथ, ठीक है, कुकिंग की, उसके बाद मेकिंग चीज़ की और ब्रूइंग एल। लड़के और लड़कियां जो थी वो जलाने के लिए बकरियों की जो स्टिक्स हैं वो भी इकट्ठी किया करती थी और उसके बाद कुएं या नदी से ये लोग पानी भी लाया करते थे। ठीक है, ये लड़कियां जो होती थी। ठीक है, कहते हैं कुछ ही या चंद ही ऐसी लड़कियां हुआ करती थी जो कि पढ़ना और लिखना सीखा करती थी। ठीक है, उन मतलब उनमें पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा रुझानी ट्रेंड नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं 10 साल की उम्र तक ये जो लड़कियां थी इनको बड़ा या बालग तस्वर किया जाता था कि जब लड़की 10 साल की हो जाती थी उसको ऐसा तस्वर किया जाता था कि ये अडल्ट हो गई है। ठीक है, ये बालग हो गई है उसकी, तो उसकी ज़्यादातर जो लड़कियाँ थी उनकी वो फिर उनकी शादी कर दिया करते थे। ठीक है, और कुछ को ये क्रिश्चियन चर्च में, ये जो क्रिश्चियन होते थे अपने चर्च में उनको नन्स बना दिया करते थे। ठीक है, मतलब ज़्यादातर कि ये लोग क्या करते थे 10 साल के बाद लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। कुछ ऐसी थी जिनको ये चर्च में नन्स बना दिया करते थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो रेगुलर सेक्स का जो बॉय था वो क्या है, कहता है लड़के बाप की जो स्किल्स हैं बेसिकली वही सिखा करते कि जो अगर बाप लोहार है तो बच्चा भी लोहार है। ठीक है, अगर बाप जो है वो मिट्टी का काम करता है बच्चा भी मिट्टी का काम करता है, बेसिकली ये उनका जो था। कहता है कुल्हाड़ियों से दरख्तों को काटना सीखते थे ये लोग जो लड़के थे। ठीक है, और खेतों में हल चलाना और जंगलों में इसको नेज़ों का इस्तेमाल करना भी इनको सिखाया जाता था। ठीक है, उसके बाद ये दरियाओं में कश्तियाँ चलाते थे और फिशिंग के लिए जाते थे। ठीक है, और परिंदों के जो अंडे थे उनको जमा करते थे खाने के लिए। ठीक है, और फिर घोंसलों में जंगली बतखों को ये लोग पकड़ते थे और आदमियों के साथ वाइल्ड डियर और बुअर का शिकार भी किया करते थे ये लोग, जो इनके जो बॉय थे एंग्लो सैक्सन के। ठीक है, कहता है लिखना और पढ़ना ज़्यादा लड़के नहीं सीखते थे, मतलब जैसे लड़कियां थी उनमें भी अगर पढ़ने का रुझान नहीं था, ट्रेंड नहीं था, तो जो लड़के थे उनमें भी इतना पढ़ने का ट्रेंड नहीं था। ठीक है, तो इस तरह ये लोग जो थे एक प्राइवेट टीचर की तरफ से कुछ लड़कों को जो है ना घरों में जो है ना सॉन्ग ऑफ किंग जो थे वो सिखाए जाते थे, या हम कह सकते हैं रिच थीम जो है वो सिखाया जाता था। मतलब कि जो अपने जो उनका जो किंग था उसके बारे में कुछ सॉन्ग्स, मतलब उनको अगर आपने कोई ट्रिब्यूट पेश करना है, उनको आपने वेलकम करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ उनके मतलब जो प्राइवेट टीचर होता था उनको घरों में जा किस तरह की कुछ चीज़ें सिखाया करता था। ठीक है, लेकिन उन लोगों में जो पढ़ने लिखने का जो रुझान था, जो ट्रेंड था, वो बहुत ही कम था। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनका जो मैरिज का जो स्टाइल था वो कैसा था। कहता है औरतें जो थी वो अपनी ज़ात से बड़े मर्दों से ज़्यादा शादियां नहीं किया करती, मतलब जैसे आज का रुझान है बेसिकली आप ये कह सकते हैं तकरीबन उससे मिलता जुलता था। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी थी। ठीक है, कि अगर एक ज़ात की जो औरत है वो अपनी ज़ात में ही शादी करना पसंद किया करती थी, ऐसा नहीं था कि अगर वो गरीब है तो वो अमीर लड़के के साथ शादी करना पसंद करती थी। ठीक है, तो कहता है कि औरतें जो अपनी ज़ात से बड़े मर्दों से ज़्यादा शादियाँ नहीं किया करती थी। ठीक है, कि अगर एक स्लेव वुमेन है तो वो आमतौर पर किससे शादी करेगी, स्लेव मैन से ही करेगी। ठीक है, लेकिन लोगों को इजाज़त ही थी कि वो जिससे चाहें कि वो शादी कर लें, लेकिन ऐसा वो क्या कहता है कि ऐसी उनको इजाज़त थी कि वो जिससे चाहें उसके साथ शादी कर लें, जब तक कि वो अपनी फैमिली से अप्रूवल नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद ख़ानदान से रिश्ता बहुत अहम माना जाता था। ठीक है, मतलब उनकी जो आप क्या कह सकते हैं कि उनके अंकल थे, उनके मामूजाद, फूफोजाद, ठीक है, खालाजाद, ये सारी की सारी उनकी जो शादियां थी, जैसे आज उधर हमारे यहाँ सब कंटिनेंट पे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो शादियां थी उनकी फैमिली में, ख़ानदान में, उसको एक ख़ास जो है ना, एक आप ये कह सकते हैं कि एक ख़ास उनको एक मुकाम हासिल था।
ठीक है, तो उसको बड़ा अहम माना जाता था। एक औरत आम तौर पर उस मर्द से शादी करती थी जिसको कि इसके वालिदैन और भाइयों की तरफ से अप्रूव किया गया हो, ठीक है, कि जिसको इसका भाई, औरत का, लड़की का भाई या उसका जो बाप है उसको वो कबूल करता है तो लड़की उसी से ही शादी करती थी, ठीक है। और अगर किसी औरत का खामद मर जाता था तो इसकी देखभाल इसका भाई किया करता था, ठीक है, कि उस ज़माने में भी अगर किसी औरत का जो खामद है वो वफात पा जाता है, वो डेड हो जाता है, तो उसकी जो देखभाल थी, उसकी जो केयर थी, वो कौन करता था? उसका भाई किया करता था, ठीक है। तो इस तरह जो है एक औरत की जो मलकियत में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि भाई करता था, लेकिन औरत का अपना एक लैंड हुआ करता था। उस ज़माने भी औरत को एक लैंड की दिया जाता, उसकी अपनी जो आप ये कह सकते हैं उसको, उसकी विरासत का हिस्सा दिया जाता था, ठीक है। और एक औरत की जो मलकियत है उसमें उसको फर्नीचर भी होता था, ब्लैंकेट्स भी होते हैं, मतलब उसके जो ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंबल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उस कप्स, ज्वेलरी और हॉर्सेज हुआ करते थे किसकी, इनकी इनकी मलकियत में, ठीक है। ये इनके सारे पोजेशन थे किनके? औरतों के, ठीक है। तो अब हम जो है आते हैं कि किंग्स एंड लॉज, के उसके एंग्लो सैक्सन के जो किंग्स थे वो कौन थे और इनके जो लॉ थे वो कौन कौन थे, ठीक है। कहते हैं एंग्लो सैक्सन के जो सेटलर हैं उनके ग्रुप के पास एक लीडर या वार्ड चीफ लाजमी हुआ करता था, ठीक है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं अगर किसी भी एंग्लो सैक्सन की कोई कम्युनिटी है, कोई 8-10 घरों का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में लाजमी उन लोगों ने अपना एक लीडर जो है या वार्ड चीफ जो वो लाजमी बनाया होता था, ठीक है, जिसके वो अंडर काम किया करते थे, ठीक है। जैसे आप ये हमारे यहाँ गांव में नंबरदार होता है, ठीक है, या कोई चौधरी वगैरह होता है, ठीक है, या जो पंचायत का जो फैसला वगैरह करता है, इस तरह उन लोगों में भी ये चीज़ें थी, ठीक है। कहता है जो मजबूत लीडर होता था उसको साइनिंग कहा जाता था या बना दिया जाता था, और हर किंग अपनी किंगडम और अपनी जो उसकी जो आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो किंगडम थी उसको वो क्या करता था, वो लीड किया करता था। और इनके दरमियान बहुत सारी जंगें और लड़ाइयाँ हुआ करती थी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कौन ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। अब ये ग्रुप जो थे दूसरे ग्रुप के साथ लड़ते थे, किसके लिए? अपनी जो ताकत है उसको मनवाने के लिए, ठीक है। तो जो उस ताकत में मतलब कि उसमें मतलब कि उस जो मुझसे ग्रुप्स की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो जीत जाता था तो उसका जो उसको फिर जो उसका पूरे जो किंगडम का जो किंग होता था उसका ख़ास आदमी या ख़ास उसका जो है वज़ीर उसको बना दिया जाता था, ठीक है, उसको अवार्ड दिया जाता था, ठीक है। कहता है कि 600 AD के इर्द गिर्द कोई 5 के करीब जो है एंग्लो सैक्सन किंगडम थी, ठीक है। मतलब कि एंग्लो सैक्सन जो किंगडम थी तो करीब 5 के करीब थी 600 एनो डोमिनी के दरमियान, ठीक है, जिनमें कहता है कि नॉर्थ अम्ब्रिया था, उसके बाद मर्शिया था, ठीक है, वेस्ट सेक्स था, कैंट था, और ईस्ट उसके बाद ईस्ट एंजलिया था, ठीक है। ये सारी की सारी इनके 5 किंगडम थी, ठीक है। कहता है लेकिन वक़्त के साथ सबसे ताकतवर जो थी जो किंगडम थी, ठीक है, उसको ऑल ब्रिटेन किंग का रूलर होने का दावा कराया जाता था, ठीक है। मतलब कि इन 5 किंगडम में जो सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करता था उसको फिर सारे का सारा जो किंगडम था उसका जो है उसको सरबराह माना जाता था, ठीक है। तो अब हम आते हैं ए किंग्स बरियल, ठीक है, कि एक जो किंग होता था उसको जो मदफून करते थे, उसको जो दफन करते थे, ठीक है, वो कैसे किया करते थे, ठीक है। कहता है बहुत सारे ख़जाने बादशाह के साथ दफनाए जाते थे जिनमें गोल्ड के सिक्के, ठीक है, उसके बाद आर्मर और कपड़ों की बाकियात, शील्ड्स, कप्स, शूज़, सोर्ड, हेलमेट एक्सेट्रा, मतलब इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, वो उसके जो बादशाह होता था जब वो मरता था तो उसके कब्र में उसके साथ इनको दफन किया जाता है, इनको बरी किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से ये कहता है कि ये वाज़ेह था कि ये एक अजीम लीडर की जो बरियल प्लेस है उसके अंदर बहुत सारा जो ख़जाना है वो भी उसको दफन किया गया है। कहता है 1939 में एक अजीम दरियाफ्त हुई, ठीक है। ये अजीम दरियाफ्त सफोक्स में एक जो थी एक दरियाफ्त हुई जिसमें कि एक जो है ना आप समझ लें कि एक किंग की जो कब्र थी वहाँ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़जाना मिला, ठीक है। तो जिससे इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उस ज़माने में भी ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी कि बादशाह के वो दरमियान में वो दफनाया करते थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनका जो क्राइम और पनिशमेंट था कि इनके जो जुर्म थे, जो जराइम थे और उसकी जो रोकथाम के लिए जो पनिशमेंट दिया करते थे, जो सज़ाएँ वो मुतय्यन किया करते वो कैसे थी। कहते हैं इनके पास कैद खाना नहीं हुआ करता था, इनको यहाँ तो एग्जीक्यूटर किया जाता था या फिर जुर्माना किया जाता था, और अगर वो भाग जाते थे तो इनको क्या किया जाता था, इनको जो है ना मतलब कि भागने की वजह से कोई भी इनको मार सकता था, ठीक है।
कि अगर उनमें से कोई कैदी जो था वो भाग जाए, क्योंकि कैद खाने तो हुआ नहीं करते थे, तो इसलिए अगर कोई भाग जाता था तो उनको ये हुक्म था, ये ऑर्डर दिया जाता था कि इसको जो भी देखेगा उसको किल कर देगा, उसको शूट कर देगा। ठीक है, तो जब तक वो चर्च में छुप ना जाए या किसी का घर तोड़ने का जुर्माना शिवलिंग मतलब कि 5 जो थी वो श्रीम थी, 5 शिलिंग्स। ठीक है, ये उनके शायद सिक्का था या उनकी करेंसी थी। ठीक है, जब तक वो अदा ना कर ले, ठीक है, या वो पे ना कर ले, तब तक उसको मारने का हुक्म दिया गया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं फ्री और स्लेव के। इनके जो लोग थे वो ज़्यादातर फ्री होते थे, आज़ाद होते थे, या स्लेव थे, मतलब कि वो मुलाज़म थे या ग़ुलाम थे, जो भी थे। ठीक है, कहते हैं इनके जो ज़्यादातर लोग थे एंग्लो सैक्सन के, वो ज़्यादातर फ्री थे, मतलब ज़्यादातर आज़ाद थे, और स्लेव भी थे। ठीक है, मतलब कि जो लोग आज़ाद होते थे वो कुछ लोग स्लेव भी रख लिया करते, कुछ गुलाम भी रख लिया करते उनसे काम वगैरह करवाने के लिए। कहता फ्री इंसान के पास लैंड और स्लेव्स होते थे, जबकि स्लेव के पास न थी। ठीक है, कि जो लोग फ्री हुआ करते थे, जो लोग आज़ाद थे, उनके पास एक तो लैंड भी हुआ करता था, साथ में उनके जो स्लेव थे, जो उनके गुलाम थे, ठीक है, मुलाजिम थे, वो भी हुआ करते थे। लेकिन जो स्लेव होते थे उनके पास कुछ भी नहीं था होता, वो बिल्कुल ही खाली हुआ करते थे। ठीक है, कहता है एक स्लेव कैदी भी हो सकता था या पैदा ही स्लेव हो सकता था। ठीक है, कहता है कि एक जो कैदी है उसको भी स्लेव बनाया जा सकता था। ठीक है, या फिर जो स्लेव है वो हो सकता है पैदाइशी ही स्लेव हो, पैदाइशी ही वो जो गुलाम हो। कहता है अमीर लोग बादशाह को हुकूमत चलाने में मदद किया करते थे। ठीक है, उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तो वो क्या थे, वो बादशाह के मशीर बन जाया करते थे, या आप ये कहें वज़ीर बन जाया करते थे, मतलब कि जो उनकी जो उसकी हुकूमत चलाने में उसकी मदद किया करते थे। ठीक है, उसके बाद बादशाह, और उसके बाद जो है वो उनको बड़े बड़े महलों में जो आप ये कह सकते हैं कि जो किंग थे, बादशाह थे, वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। ठीक है, जो रिच पीपल थे। ठीक है, कहता है स्लेव्स को बहुत बुरे तरीके के साथ ट्रीट किया जाता था उस ज़माने में। ठीक है, जो आज़ाद लोग थे उनको बहुत ही बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया करते थे। ठीक है, तो अब हम आते हैं ये अल्फ्रेड द ग्रेट जो किंग था, इसके बारे में हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। कहता है ये इसका जो इस एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो सबसे मोस्ट फेमस जो इसका किंग था वो अल्फ्रेड द ग्रेट था। ठीक है, इसको ग्रेट के नाम से इसको पुकारा जाता है, इसका ये लक़ब था। और ये जो पैदा हुआ था वो 849 को पैदा हुआ था, और 899 AD को ये इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये मार्गम। ठीक है, कहता है हिज फादर वाज किंग ऑफ सेक्स, इसका जो बाप था वो सेक्स का क्या था, वो सेक्स का वो बादशाह था, बट ही वाज किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन ये जो था ये इंग्लैंड का किंग था। इसका जो बाप था वो तो सेक्स का किंग था, लेकिन ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट था ये इंग्लैंड का किंग बना। ठीक है, और इसने जो लड़ाई की, जो इसने जंगें लड़ी, वो विकिंग्स के साथ लड़ी। ठीक है, विकिंग्स एंड इंग्लिश सेटल्ड ऑन टुगेदर इनकरेज टू वन अनदर या ईच अदर। ठीक है, कि इन जो वीकेंड जो लोग थे उसके साथ इसने जंगें लड़ी, उसके बाद इन लोगों ने मिल के जो है एक दूसरे को सेटल किया। ठीक है, उसके बाद ये किंग ऑफ द इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश का जो किंग था वो ये कहलाया। ठीक है, जब ये विकिंग से ये जीता। ठीक है, उसके बाद इसने जब ये जीत गया, ये किंग बन गया, तो इसने विंचेस्टर को क्या कर दिया, उसको कैपिटल तस्वर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन 886 कैप्चर्ड लंदन दैट वाज द पार्ट ऑफ मलेशिया किंग ऑन कॉइन्स। इसको मतलब कि जो इसका जो सिक्का, जो उनकी जो करेंसी थी, जो सिक्के थे, उसके ऊपर इसकी जो तस्वीर थी वो भी बनाने लग गए थे। ठीक है, इस तरह इसको लोग अप्रिशिएट करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बात, मतलब कि अपनी जो इसकी जो टेरिटरी थी उसका ये सब से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये बन गया था। ठीक है, तो ये इसकी जो हिस्ट्री थी एंग्लो सैक्सन की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर लेटिंग मी ऑल, थैंक यू सो मच। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एंग्लो नॉर्मन हिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।